हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और उसके लिए जो एसएमई लोन है वह बैंक से लेना चाहते हैं, अगर आप 2, 4, 5 या 10 लाख का लोन ले करके और अपना मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, तो जब भी आप बैंक में लोन के लिए जाएंगे तो जो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं जो कि मेडिकल स्टोर का है। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। इसके पहले आप यह जान लीजिए कि अगर आप कोई भी छोटा व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एसएमई लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बेसिकली छोटे उद्यम को बढ़ावा देने के लिए होता है, जिसमें सबसे जो अभी खास है वो मुद्रा लोन चल रहा है। मुद्रा लोन 3 तरह का होता है, जिसमें 50,000 से ले करके आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। तो आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप मुद्रा लोन में भी 5 से 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मुद्रा लोन में भी जब आप आवेदन करेंगे तो यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह आपके काम का है। या फिर आप पीएमईजीपी लोन में भी जो प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत भी आप मेडिकल शॉप खोलने के लिए 10 लाख तक के लिए लोन का आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा और पीएमईजीपी में खास अंतर यह है कि पीएमईजीपी में अगर आपका लोन पास होता है तो आपको उसमें सब्सिडी का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी और एरिया के हिसाब से तय होता है, जो कि 15 से 35% तक का होता है, डिपेंडिंग कि आप किस एरिया में हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पीएमईजीपी में एक ख़ास बात अब और है, जो नया अपडेट है आपको जानना चाहिए कि अब इसमें जो है वह सेकेंड लोन का भी प्रोविज़न आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें सेकेंड लोन का भी प्रोविज़न है। आप सेकेंड लोन के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं तब जबकि आपका फर्स्ट लोन क्लियर हो चुका है और वह सेटल हो चुका है। तो अगर आप किसी भी स्कीम में लोन लेते हैं, मुद्रा या पीएमईजीपी में, तो आप उसे टाइमली रीपे करें, अपने बिज़नेस को सही तरीक़ा से रन करें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, बैलेंस शीट वगैरह बनाते रहें, जिससे कि आपको आगे अपने बिज़नेस को बढ़ाने में और बड़ा लोन लेने में सहायता हो। अगर आप मुद्रा लोन भी लेते हैं और उसे टाइमली रीपेमेंट करते हैं, अपने बिज़नेस का सही तरीक़ा से रिकॉर्ड रखते हैं, तो आपको पीएमईजीपी सेकेंड लोन के लिए भी आप एलिजिबल है, जो कि 1 करोड़ तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मेडिकल शॉप के लिए। आप देख सकते हैं उसमें आपको क्या क्या डिटेल देना है। तो आपको मेडिकल शॉप का प्रोजेक्ट के लिए आपको जो डिटेल देना है वह इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का कंटेंट दिखाना है कि प्रोजेक्ट में आप क्या क्या डिटेल दिए हैं। प्रोजेक्ट का कंटेंट होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट में आप उसका बैकग्राउंड, प्रमोटर का डिटेल देंगे, कुछ अपना प्रोजेक्ट के लिए इंट्रोडक्शन देंगे, प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा, और जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप और क्या क्या डिटेल देंगे कि उसमें क्या आपका प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायरमेंट है आपको, और इन्वेस्टमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है आपको, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो कि कम से कम आपको एक प्रपोज नेक्स्ट ईयर के लिए देना है। अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल के साथ साथ, तो टर्म लोन का जो रीपेमेंट शेड्यूल होगा, जो कि 3 से 5 साल का आप रख सकते हैं, तो 5 साल का भी आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देना होगा। उसके अलावा पास्ट ईयर का अगर आपका कुछ डाटा है, डिटेल है, तो उसका भी आपको देना है। साथ ही रेशियो एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस होता है बैंक के नज़रिए से, तो उसका डिटेल भी आपको देना है। तो ये सारा डिटेल देते हुए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें एक प्रोजेक्ट का समरी एक लगा देंगे, जिसमें जो बिज़नेस नेम है वो आप दिखा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आपको दिखा देना है। प्रोप्राइटर का नेम, मोबाइल नंबर, स्टेटस, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बहुत ही ज़रूरी है,
किसी भी तरह के एसएमई लोन के लिए। तो अगर आप एसएमई लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह कुछ जो ज़रूरी रजिस्ट्रेशन है वह कर लेना है। जो आपका बिज़नेस एड्रेस है वो उसको आपको डिटेल दिखा देना है। जैसा कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल शॉप के लिए, तो मेडिकल शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो लाइसेंस है वो आपको ज़रूर ले लेना है। वह लाइसेंस लिए बिना आप लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ड्रग लाइसेंस जो कि ज़रूरी है वो। इसी तरह से अगर आप कोई शॉप खोल रहे हैं तो जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट या ट्रेड लाइसेंस भी जिसको बोलते हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आ रहा है वह, और कितना डेट और कितना आप इक्विटी लगा रहे हैं उसका क्या रेशियो है, और किस स्कीम में, जैसे ये मुद्रा स्कीम के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है तो यह वो है। और मुद्रा में भी जो 3 तरह का अलग अलग लोन होता है, शिशु है, तरुण है, क्या लोन है, उसके लिए आपको दिखाना है। फिर नेक्स्ट आप एक प्रमोटर्स का जो डिटेल है आपको उसका एक समरी दे देना है कि प्रमोटर का क्या बैकग्राउंड है, क्या डिटेल है, उन्होंने पास्ट में क्या डिग्री लिया है, क्या बिजनेस करना चाहते हैं, इस तरह से। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का, प्रमोटर के डिटेल के बाद आपको एक प्रोजेक्ट का अपना डिटेल देना है। अगर आपका कोई शॉप है तो उसका कुछ फ़ोटो लगा करके उसका एड्रेस, और आपने जीएसटी नंबर वगैरह लिया है, किस नाम से चला रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और ड्रग लाइसेंस नंबर क्या है, और आपका एड्रेस बिजनेस का क्या है, यह सब देते हुए आपको एक प्रोजेक्ट का डिटेल दे देना है। तो बहुत ब्रीफ डिटेल देते हुए जस्ट आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं। ये सभी चीज़ बताते हुए आपको अपना प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट दिखाते हुए एक अपना बिजनेस का रिपोर्ट तैयार करना है। अब जो आप इसका क्या स्कोप है कि क्यों ज़रूरी है आपके एरिया में, आपकी जो लोकेलिटी में आप जो बिज़नेस प्लान कर रहे हैं उसका नीड क्या है, उसका क्या स्कोप है और उसमें क्या फ्यूचर है, इसको दिखाते हुए एक पेज का आपको सिंपल, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आप क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं या क्या प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, अगर शॉप है तो उसका कुछ एक समरी जैसा जो आपका प्रोडक्ट होगा मेन मेडिकल आइटम का, उसको दिखाते हुए एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का सीट बना देना। देन फिर जो आता है फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बैंक के लिए। आपको जो लोन देना है या नहीं देना है उसका डिसीजन इसी पर डिपेंड करता है कि जो आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वह कितना सही है। अगर आप जल्दीबाजी में यह बनाते हैं या फिर इसको मैनिपुलेट करके डाटा देते हैं तो फिर 90% चांस है कि आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वह सही दीजिए, जो एक्चुअल है आपके बिज़नेस का वही दीजिए। उसको मैनिपुलेट करके या इन्फ्लेट करके बढ़ा करके अगर आप ज़्यादा लोन लेने का कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बैंक आपका जो लोन है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जो भी है उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए और सही आपका डाटा होना चाहिए। कुछ दिनों से आपने अगर बिज़नेस कर रखा है तो उसका जो एक्चुअल टर्नओवर है, जो बैंक का रिपोर्ट है, जो परचेज रिपोर्ट है, जो क्रेडिटर डेटर्स का रिपोर्ट है, जो स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से जो इन्वेंट्रीज डिटेल है, कैश एंड बैंक में क्या बैलेंस है, वो सही तरीक़ा से प्रॉपर, अगर आपने कोई जीएसटी रिटर्न या आईटीआर रिटर्न भर रखा तो उससे मैच करते हुए आपको देना है। तो अगर आप खुद बना सकते हैं इस फॉर्मेट को यूज़ करके तो आप खुद भी बना सकते हैं। प्रॉपर सिर्फ आपको डाटा डालना है और इस फॉर्मेट के हिसाब से ऑटो आपका बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके मांग सकते हैं, और यदि आप बनाना चाहें तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो देना है कि कितना आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है और कितना वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 टाइम के लिए होता है और वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो खर्च, सैलरी, रेंट और स्टॉक जो आपको मेंटेन करना है उसके लिए आपको बैंक वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए आपको टर्म लोन 1 टाइम दिया जाता है जिसका रीपेमेंट शेड्यूल 3 से 5 साल का आप तय कर सकते हैं, और जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके लिए कैश क्रेडिट लोन आपको दिया जाता है। तो कैश क्रेडिट लोन का लिमिट होता है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से यूज़ कर सकते हैं। जितना आप लोन यूज़ करेंगे उसके लिए आपको उसमें जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस जब आप ये तय कर लिए हैं कि भाई टर्म लोन के लिए जैसे जो 1,50,000 आया, वर्किंग कैपिटल के लिए आपका 8 लाख आया, कुल आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट बना, तो उसमें फिर आपको यह बताना है
कि उसमें प्रोमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मालिक अपना कितना लगा रहे हैं और बैंक से कितना वो लोन चाह रहे हैं। तो यह आपको दिखाना है सोर्स ऑफ फाइनेंस में कि जो 10 लाख का प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं उसमें आप अपना कितना लगा रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे यह प्रोजेक्ट है, रनिंग प्रोजेक्ट है, तो यह जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का, जिसका डिटेल है सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल वगैरह का कुछ काम किया गया, फर्नीचर 50,000 का लिए हैं और मशीनरी जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है 75,000 का, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह और कंसल्टेंट का जो चार्ज होता है वो 10,000 मिला करके या 1.5 लाख उनको स्टार्ट करने में लगा, और स्टॉक मेंटेन करने के लिए उनको 8,97,000 का आप देख रहे हैं। तो यह स्टार्ट करने में वो उन्होंने 1.5 लाख अपना खर्च किया, 100% कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद किया, और वर्किंग कैपिटल जो है उसका 20% वो खुद लगा रहे हैं और 80% बैंक से चाह रहे हैं। तो 1,79,000 वो खुद ला, और 7,17,000 के लिए ये आप देख रहे हैं कि वो बैंक से लोन के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके साथ ही आपको फिनेंशियल प्रोजेक्शन देना है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आपको देना है कि यह जो आप बिज़नेस कर रहे हैं इस लोन लेकर के, इससे आने वाले सालों में, और जो पास्ट का ईयर है और करेंट ईयर है और आने वाले सालों में प्रोजेक्शन जो है उसमें क्या होगा। तो जो मुद्रा लोन है उसमें आपको 4 सालों का देना है जब आप सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आप टर्म लोन भी ले रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल होगा अगर 5 साल, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी आपको प्रोजेक्टेड जो बैलेंस शीट होगा वो आपको देना है। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। उसका थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा क्योंकि उसमें सब्सिडी भी इन्वॉल्व होता है और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग वो बनता है। तो अगर PMEGP में भी आप लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं कि PMEGP में किस तरह से वो बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपको देना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पास्ट 2 ईयर का। जो पास्ट ईयर का अगर आप बनाओगे तो उसका एक्चुअल होगा क्योंकि वो बीत चुका है, उसका एक्चुअल डाटा देना है। जो करेंट अभी जो ईयर चल रहा है कुछ उसमें समय बीत चुका है अप्रैल से जुलाई, तो यह एस्टिमेटेड होगा क्योंकि आधा समय बीत चुका है और आधा बाकी है, तो एक्चुअल नहीं होगा, वो एस्टिमेटेड होगा। और जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो प्रोजेक्टेड होगा। तो इसमें आपको दिखाना है कि सेल क्या हुआ है एक्चुअल में, करेंट ईयर में आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं और फ्यूचर ईयर में आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से आपका जो परचेज है वह करेंट ईयर में क्या एस्टिमेटेड है, नेक्स्ट ईयर में क्या प्रोजेक्टेड है, और उससे रिलेटेड जो भी खर्च है, चाहे अकाउंटिंग फ़ी है, ऑडिट फ़ी है, इंटरेस्ट जो आप देंगे, कैश क्रेडिट पे सैलरी जो आप देंगे, बिजली का जो खर्च होगा, टेली कम्युनिकेशन और अदर जो कम्युनिकेशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन, बैंक चार्ज, रेंट, ये सारा जो बिज़नेस से संबंधित जो खर्च है उसको आप दिखा करके एक्चुअल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड ये सारा खर्च दिखा करके फिर आपको यह बताना है कि आपके बिज़नेस में नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का जो एनालिसिस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फिर आपको एक बनाना है एसेट्स लायबिलिटी का समरी जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। तो यह जो फॉर्मेट है यह ऑटोमेटेड है, जब आप एक डाटा डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो अदर डाटा होता है वह ऑटो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी का जो स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, उसमें आपको दिखाना है कि आपके बिजनेस में क्या एसेट्स हैं, जो कि आपने फर्नीचर्स वगैरह ख़रीदा है या मशीन वगैरह जो ख़रीदा है उसका क्या वैल्यू है, और एडिशनल कब आपने कितना ख़रीदा और क्या बैलेंस है, इन्वेंट्री आपके पास कितना है बिजनेस में, सन्डी डेटर्स अगर कुछ आपका फंसता है सन्डी डेटर्स में तो वह क्या है, और आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और उसमें बैंक में हर साल क्या आपका एक एस्टिमेटेड बैलेंस हो सकता है, कैश में आपका क्या बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और आपने अपना क्या पैसा लगाया और कितना आपका कैपिटल मेंटेन हो रहा है। कुछ अगर क्रेडिटर्स है या और आपने जो बैंक से जो लोन लिया है कैश क्रेडिट, वो उसका बैलेंस भी आपको दिखाना है। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में बैलेंस शीट का डाटा भी देना है जो कि वही 4 साल का होगा अगर पास्ट का कुछ डिटेल है तो, अदरवाइज करेंट ईयर और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए देना है वर्किंग कैपिटल के लिए। उसके साथ आपको एक जो प्रोप्राइटर्स के लिए कैपिटल अकाउंट भी बना करके दिखाना है कि प्रोप्राइटर्स ने अपना कैपिटल क्या लगाया। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में अपना 55,000 लगाया और उसके बाद फिर जो भी प्रॉफिट हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट से इनकम हुआ वो आया, और उसमें इन्होंने अपने घर खर्च के लिए क्या विड्रॉ किया, तो बैलेंस कितना उनका जो बचा बिजनेस में
कंटिन्यू रहा। तो इस तरह से आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना, साथ में फिनेंशियल रेशियो जिसके बेसिस पर बैंक जो है वह ये डिसीजन लेते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फाइनेंशियल रेशियो एक बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस है जो कि जिसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह जो बैंकिंग रूल्स के हिसाब से अगर फिट नहीं होगा तो बैंक आपके लोन को रिजेक्ट कर देगा। तो यह इम्पोर्टेंट बहुत होता है। इसमें आपको बेसिकली जो दिखाना है एक जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें यह पता चलता है कि जो इंटरेस्ट पेबल है उसके अगेंस्ट में आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो, जिससे यह पता चलेगा कि कितना आपने बाहर से लोन लेके लगाया है और कितना अपना पैसा लगाया है। करेंट रेशियो, जो कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को कंपेयर करके यह बताता है कि करेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपके पास कितना लिक्विड एसेट्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि मार्जिन रेशियो होता है, और नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि नेट प्रॉफिट आपने क्या अर्न किया सारे खर्चों को काट के, वह पता चलता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस मार्जिन रेशियो, करेंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और जो इंटरेस्ट रीपेमेंट का जो कवरेज रेशियो है उसका सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बना करके लास्ट में अपने हिसाब से एक कंक्लूज़न दे सकते हैं कि फाइनली इस बेसिस के हिसाब से क्या कंक्लूज़न हुआ। इसके अलावा अगर आप कोई आपके मन में सवाल हो या कुछ हो तो दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कोई भी सवाल या जवाब कर सकते हैं। तो आज का ये खास वीडियो मेडिकल शॉप का फाइनेंसिंग के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसका जो प्रोसीजर है उसके लिए था। आप मुद्रा लोन और पीएमईजीपी लोन दोनों में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएमईजीपी लोन में सब्सिडी है तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। मुद्रा लोन में जो है कि आपको कैपिटल सब्सिडी नहीं होने के कारण थोड़ा सा यह फास्ट हो जाता है। कोई भी लोन लेना है तो आपको खुद जा करके बैंक में संपर्क करना है। किसी भी बिचौलिए ब्रोकर या ऑनलाइन जो फ़ोन कॉल आता है उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। कभी भी फ़ोन कॉल और उस पर दिए गए डाटा के हिसाब से आपको उनको पेमेंट नहीं करना है। ऑनलाइन लोन में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, लोन लेने के लालच में जो फ़ोन कॉल आते हैं और वो बताते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं या मुद्रा लोन स्कीम से बोल रहे हैं या पीएमईजीपी स्कीम लोन से बोल रहे हैं, और वो आपको जो है आपका डाटा बताते हैं। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो लोग आपको ट्रैक करके हैक करके और आपका डाटा निकाल करके आपको फ़ोन करते हैं कि आपका लोन सेंक्शन हो गया, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, जीएसटी के लिए, फलान ढमकान के लिए इतना पैसा देना है। आप मान जाते हैं और उन्हें अगर कोई भी ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप मान करके चलिए वो पैसा आपका डूब गया, ना आपको लोन मिलेगा, ना आपने जो पेमेंट किया वो पैसा आपको रिकवर होगा। तो जब भी लोन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो कभी भी फ़ोन कॉल्स पर भरोसा ना करें। आप खुद जाएँ, नज़दीकी बैंकों से जा कर के मिल करके बात करें, या जो भी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का ऑफिस है वहाँ जा कर के आप खुद बात करें। फ़ोन पर आपको कभी भी कुछ भी लालच दिया जाए, कुछ भी बोला जाए, आपको सेंक्शन लेटर व्हाट्सएप पे भेजा जाए, आपको उस पर भरोसा नहीं करना। वो सभी 99% फ्रॉड होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और सही तरीक़ा से अपना काम को करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।